ओके बेटा, बेटा कल के लेक्चर में हमने न्यूटन सेकंड लॉ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था। न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर बेटा अब समझना बेटा, अगले आपके 2-3 चैप्टर इसके ऊपर ही बेस्ड है। सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है, टाइनी फॉर्मूला, बट इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट टेक्स सो मच टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। इसको अप्लाई करना हमने सीखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या आया था बेटा? F इक्वल्स टू ma। आज हमने पूरा लेक्चर इस पे लगाना है। F सर F इक्वल्स टू ma तो बहुत सिंपल सा है, तो इसमें खास बात क्या है? इसको हमने यूज करना सीखना है, इसकी हर टर्म को समझना है क्या है, ठीक है। F इक्वल्स टू ma सबसे पहली बात, ये F जो होता है बेटा, दिस इज नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on the object। F क्या बेटा? नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। सर इसका मतलब ध्यान से समझना, resultant of the forces which are exerted on the object या फिर acting on the object, not the forces, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, not the forces which are being applied by the object, which are being applied by the object। मतलब ये जो F आएगा बेटा, इस F में वो फोर्सेस आएंगी जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट पर लग रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट पे अप्लाई की गई है। बेटा ऑब्जेक्ट भी और चीजों पे फोर्स लगाएगा, तो इसमें वो फोर्सेस नहीं लेनी है जो ऑब्जेक्ट अप्लाई कर रहा है, इसमें आपको वो फोर्सेस लेनी है जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है, जो उस पे बाहर से आई है, ठीक है। ओके, m क्या हो गया बेटा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। And what is A? A is the acceleration of the object. A is the acceleration of the object. Right? ये आपको याद रखना है। F is not one force. F is the resultant of all the forces acting on the object. M is the mass of that object which is under consideration. बेटा हो सकता है 2 से 3 ऑब्जेक्ट हो, 4 हो, तो आप उसमें से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करोगे, उस ऑब्जेक्ट का मास है, एंड ए क्या है? उसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन, राइट। ये फर्स्ट पॉइंट है। लेट अस मूव टू द सेकंड पॉइंट। तो सर हम वेट भी नहीं काउंट करेंगे ऑब्जेक्ट का फोर्स में? नो, बिल्कुल भी नहीं काउंट करना है, सिर्फ मास। F इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सुनना बेटा, अभी ज्यादा मत सोचो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अप्लाई करो। अभी मैं बताऊंगा, जब इसको अप्लाई करेंगे ना तो आपको समझ आएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, दिस इज अ वेक्टर लॉ। ये जो रिलेशन आया है सेकंड लॉ का, ये वेक्टर लॉ है। इसका मतलब क्या है? Fx इक्वल्स टू max होगा, Fy इक्वल्स टू may होगा, और Fz इक्वल्स टू maz होगा। यानी कि बेटा जब आप x एक्सिस का मोशन देखोगे, मतलब जब ऑब्जेक्ट का मोशन अलोंग x एक्सिस देखेंगे, तो सिर्फ x कंपोनेंट ऑफ फोर्स देखेंगे। जब आप x एक्सिस के अलोंग मोशन स्टडी करोगे तो आप फोर्सेस का सिर्फ x कंपोनेंट लोगे, और जब आप y एक्सिस के अलोंग मोशन देखोगे, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल में किया था बेटा, तो y एक्सिस के अलोंग हम सिर्फ y एक्सिस का मोशन मतलब फोर्सेस देखेंगे, मतलब y एक्सिस के कंपोनेंट यानी कि j कैप देखेंगे। ऐसे ही z में k कैप देखेंगे, राइट। ये आपको याद रखना है, ये वेक्टर लॉ है, यानी कि ये फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो x एक्सिस को अलग से डील करना है, y एक्सिस को अलग से डील करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट बेटा जब अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? दिस इज अ लोकल रिलेशन, ये आपके एनसीईआरटी में स्पेशल मेंशन है। सर लोकल रिलेशन का मतलब क्या होता है?
लोकल रिलेशन का मतलब है बेटा, इस फॉर्मूले में फोर्स से ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन आएगी, इसमें बेटा हिस्ट्री नहीं देखनी ऑब्जेक्ट की, यानी कि ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, राइट। जब समझाने की कोशिश करता हूँ, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, आपने इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट है बेटा 2 kg का, इसके ऊपर आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, राइट। अब इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कितनी है, सपोज, समझना ध्यान से, तो आपने क्या करना है, F इक्वल्स टू m इंटू ए, और कोई फोर्स अभी नहीं है, ठीक है। तो कितनी फोर्स लगी हुई है, 10 इक्वल्स टू 2 इंटू ए, ए की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, सुनना बेटा ध्यान से, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तब भी एक्सेलरेशन 5 आएगी। अगर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 2, 1, 5, 10 एनीथिंग, इफ दिस ऑब्जेक्ट हैड सम वेलोसिटी, तब भी एक्सेलरेशन 5 ही आएगी। यानी कि हमें हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है। जब ये लॉ अप्लाई किया जाता है तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट का मास चाहिए और उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लगी हुई है वो चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, राइट। वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब भी एक्सेलरेशन 5 ही आएगी, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है बेटा तब भी एक्सेलरेशन 5 ही आएगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द लोकल रिलेशन। बेटा इज दिस क्लियर? यस सर। राइट। ये पॉइंट्स याद रखने हैं, धीरे धीरे जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अब बेटा कल मैं आपको न्यूटन थर्ड लॉ सिखा रहा था, अब सुनना बेटा ध्यान से, कितना बड़ा ये रिजल्ट है न्यूटन थर्ड लॉ जो हमने कल स्टडी किया था। बेटा ये लॉज जो है ये आपकी थिंकिंग चेंज करते हैं, जिस तरीके से आप सोचते हो उस तरीके को ये ठीक करते हैं कि आपको, क्योंकि हमने फिजिक्स में क्या स्टडी करना है, स्टडी ऑफ दिस यूनिवर्स, राइट। What is the physics? What is the meaning of physics? Physics means study of nature and natural phenomena. अब सुनना बेटा ध्यान से, मैंने कल आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था। मैंने बोला था कि ये अर्थ है ये एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को आपने मान लो एक मैंगो है, एप्पल ले लो, है ना, न्यूटन सॉ एन एप्पल फॉल। बेटा न्यूटन वो स्टोरी में एक बड़ा अच्छी बात नहीं है, वह तो बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन उसमें एक बुरी बात है। उसमें बुरी बात यह है कि लोग सोचते हैं कि ओके एप्पल को गिरते देखा और लॉ दे दिया। बेटा लॉज ऐसे नहीं बनते। लॉ एक ऐसी चीज होती है जो होल्ड्स ट्रू, उसको एस्टेब्लिश करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए उनको ब्रेक करना इतना मुश्किल है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने लॉ एप्पल देखा, एप्पल से उनको सिर्फ आइडिया मिला, फिर उसके बाद उन्होंने 1 साल रिग्रेस उसके ऊपर रिसर्च की, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत ज्यादा बेटा, उसके बाद वो लॉ बना। ये उसमें बुरी बात है। मतलब लोग सोचते हैं एप्पल को देख के लॉ दे देंगे, ऐसा नहीं होता। People don't see the hard work which has gone inside that. Yes, he got the idea from there. आइडिया वहां से जरूर मिला। अब मैंने बोला ये एप्पल को मैंने ड्रॉप किया, अब यहां तक सबको बताओ, एप्पल को जब आपने ड्रॉप किया तो एप्पल नीचे आता है, क्यों आता है? आप बोलते सर ग्रेविटी, बड़ा सिंपल है, अर्थ ने इसको पुल किया, तो अर्थ ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स ड्यू टू अर्थ, राइट। अब बेटा इसके ऊपर फोर्स ड्यू टू अर्थ लगी नीचे की तरफ, राइट। एप्पल इज बीइंग पुल्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय दिस अर्थ। मेरा क्वेश्चन था क्या ये एप्पल भी इस अर्थ को ऊपर पुल कर रहा है? अब कोई भी सोचेगा बेटा इसमें कोई गलत बात नहीं, पुल तो डाल रहा है सर। हाँ कोई भी नहीं, कोई भी सोच सकता है, आपने सोच लिया तो बहुत अच्छा है, बट अदरवाइज मैं अपने भी, जब मैंने लॉज ऑफ मोशन नहीं स्टडी किए थे तो मैं क्या बोलता, मैं भी यही सोचता, अरे इतना छोटा सा एप्पल है ये अर्थ को कैसे पुल कर सकता है। लेकिन बेटा आप हैरान हो जाओगे, एप्पल भी अर्थ को पुल कर रहा है। पहली चीज, पुल कर रहा है, पुल हो रही है नहीं हो रही है, मतलब उसका मतलब वो चल रही है नहीं चल रही, वो बाद की बात है, लेकिन एप्पल भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड बेटा, एग्जैक्ट उतनी ही फोर्स जितनी अर्थ एप्पल पे लगा रही है। मान लो अर्थ ने एप्पल के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाई, तो बेटा एप्पल भी अर्थ के ऊपर
एग्जैक्ट 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन अब आप सोचो, अब कोई बोलेगा सर एप्पल तो इतना छोटा है, वो फोर्स कैसे लगा सकता है? मैंने आपको फिर एग्जांपल दिया था, जब आपको न्यूटन लॉ क्लास 9th में भी पढ़ाते हैं, हम बोलते हैं ये m1 है, ये m2 है, ये दो ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में r डिस्टेंस है, तो कितनी फोर्स एक्सर्ट करते हैं ये mg m1 m2 by r स्क्वायर। क्या ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे होती है अकेले? नहीं, ये फोर्स बेटा दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इतनी फोर्स से, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इतनी ही फोर्स। तो बेटा जब अर्थ और एप्पल की फोर्स आप कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से, सुना बेटा ध्यान से, तो वो फोर्स एप्पल पे भी लगेगी और वो फोर्स अर्थ पे भी लगेगी, यानी कि दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगेगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। एंड यस बेटा एप्पल नीचे आता है, प्रैक्टिकली तो मतलब आइडियली स्पीकिंग तो अर्थ भी थोड़ा सा ऊपर जाती है, लेकिन वो मोशन बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, उसको हम छोड़ देते हैं, बहुत ही कम है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। इट इज द सेम थिंग, जैसे अगर मैं टेबल को पुश करता हूं तो बेटा टेबल एक्सेलरेट कर जाएगा, लेकिन अगर आप वॉल को पुश करो तो वॉल एक्सेलरेट नहीं करेगी अनलेस बहुत ज्यादा कोई पावरफुल मशीन से पुश करो। तो जो कहने का मतलब है कि अगर वॉल एक्सेलरेट नहीं की, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फोर्स नहीं लगाया, फोर्स तो लग रहा है। यहाँ पर बेटा एप्पल भी इस अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एंड अगर किसी तरीके से मेजर हो सके तो अर्थ भी थोड़ा सा ऊपर जाती है, राइट? सो दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब मैं आपको रियल लॉ बताता हूँ जो उन्होंने बताया था, समझना बेटा ध्यान। ये तो डाइल्यूटेड फॉर्म है बेटा, बिल्कुल लोगों ने इसको, मैं आपको एक और इसका ड्रॉबैक बताता हूँ स्टेटमेंट का। अच्छा बेटा एक्शन पहले आता है या रिएक्शन? एक्शन। एक्शन पहले आता है, राइट? कोई भी यही सोचेगा सर, क्योंकि स्टेटमेंट के बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया है, मैं लॉ में फिजिक्स मतलब मैंने इसकी फिजिक्स के ऊपर काफी रिसर्च की है, मैंने देखना मतलब मैंने सोचा कि ये गलत क्यों समझते हैं लोग, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बेटा स्टेटमेंट में है। अब सुनना ध्यान से, क्योंकि आई सॉ देयर वाज दिस गाय, ही वाज एक डिस्कोर्स चल रहा था, मतलब एक कोई स्टेज पे बैठे हुए थे कोई बाबा जी, और उन्होंने वो लोगों को समझा रहे थे, कुछ कोई कीर्तन लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो उन्होंने बोला कि देखो न्यूटन ने भी बोला है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बेटा ये न्यूटन ने ऐसा नहीं बोला। अब इसका कोई एग्जांपल ये भी ले सकता है, कोई एक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन होगा ही होगा, बेटा ऐसा मतलब ये गलत है। मैं आपको बताता हूँ, अब मान लेते हैं अगर कोई हर रोज जंक फूड खाता है बहुत ज्यादा, 6 months every day you consume pizzas and burgers, लंच में आप पिज्जा खा रहे हो, डिनर में बर्गर, सुबह आलू के पराठे, तो आप 6 महीने खाओगे तो क्या होगा? आप बोलोगे सर 6 महीने बाद वेट बढ़ जाएगा। तो देखो आपने एक्शन किया, पिज्जा बर्गर खाए और 6 महीने के बाद आपका वेट बढ़ गया, तो आप बोलोगे सर वो एक्शन है, ये रिएक्शन है। बिल्कुल रिडिकुलस, गलत है बिल्कुल, इसको आपने पहले दिमाग से निकालना है। न्यूटन ने क्या बोला था मैं आपको बताता हूँ, थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या था। न्यूटन ने बोला था बेटा कि जो उसकी स्टेटमेंट थी वो ये थी, फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ये उनकी स्टेटमेंट थी ऑफिशियल न्यूटन थर्ड लॉ कि फोर्सेस जो हैं वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करती है, यानी कि एक फोर्स कभी इस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा दो फोर्सेस आएंगी। कैसे? सुनना मेरी बात, मान लेते हैं बेटा ये प्रोटॉन है, एक ये प्रोटॉन ले लेते हैं, समझना बेटा ध्यान से, ये एक प्रोटॉन है, अब ये बेटा अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? व्हाट डू यू से? ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मैंने स्पेस में रख दिया, कुछ नहीं करेगा, अभी क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? सर किसके साथ? यस सर कोई। वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू सी। आपके दिमाग में पहले ही क्वेश्चन आएगा, सर इसको ये अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, यानी कोई और चीज भी तो आनी चाहिए। आप सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज समझाने जा रहा हूं।
मान लेते हैं यहाँ पर एक प्रोटॉन रख दिया मैंने, अब क्या होगा, अब ये क्या करेगा बेटा, अब ये रिपेल करेगा, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, लेकिन क्या ये प्रोटॉन इसको रिपेल नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा ना। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, अच्छा P1 ने P2 को पहले रिपेल किया या P2 ने P1 को पहले रिपेल किया? सर एक साथ करेंगे। एक साथ करेगा, एक साथ ये दोनों फोर्सेस विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस है। एक्शन एंड रिएक्शन वो वाला एक्शन रिएक्शन नहीं है जो एक नॉर्मल बंदा सोचता है, ये साइंस वाला एक्शन एंड रिएक्शन। आप उसको उस तरीके से समझना चाहते हो ठीक है, लेकिन उसमें प्लीज साइंस मत लेके आओ, वो गलत है। साइंस के अंदर एक्शन रिएक्शन का मतलब यहाँ पर था जो न्यूटन ने बोला था, एक्शन एक फोर्स है, रिएक्शन भी एक फोर्स है। तो उनका कहने का मतलब था कि फोर्स, एक अकेली फोर्स आप कभी नहीं बना सकते। ऐसा कभी नहीं होगा कि ए ने बी पर फोर्स लगाया और बी ने ए पर फोर्स नहीं लगाया, हमेशा दो फोर्सेस बने। देखो बेटा, ये प्रोटॉन है, अकेला क्या कर रहा था, कुछ भी नहीं, ना ही अट्रैक्ट कर रहा था बेटा और ना ही ये रिपेल कर रहा था। लेकिन जैसे ही एक और प्रोटॉन आया तो क्या हुआ, इसने रिपेल किया, लेकिन उसी मोमेंट पे इसने भी इसको रिपेल किया। ये वाली एक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन है, या फिर ये एक्शन है और ये रिएक्शन। तो एक्शन एंड रिएक्शन यानी कि ये फोर्सेस के लिए है सिर्फ, साइंस के अंदर ये सिर्फ फोर्सेस हैं बेटा, ये जनरल वर्ड इसका नहीं है, जनरल मीनिंग नहीं इसको लेना है। तो न्यूटन ने क्या बोला था, फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, फोर्सेस हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करती है। लेकिन हुआ क्या, अब वो किसी को समझ नहीं आया, तो उन्होंने लैंग्वेज को बहुत क्रिस्प कर दिया। क्रिस्प मतलब बड़ी डिलीशियस। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आपको क्या लगेगा, बहुत बड़ा इजी है, लेकिन वैसा नहीं है बेटा, समझना है। तो देखो, मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो बेटा ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो बेटा इसके ऊपर भी इस तरफ फोर्स लगी और इसके ऊपर भी इस तरफ फोर्स लगी, अगेन दो फोर्सेस बनी ना इकट्ठी। यस सर। मतलब एक फोर्स आप अकेली बना नहीं सकते कभी भी। जो कितनी बड़ी चीज है, ये यूनिवर्स के लिए ट्रू है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये अर्थ पे ही चलेगा। आप अगर मून पे चले जाओ वहां भी यही है, सन पे चले जाओ किसी तरीके से वहां भी यही है, जुपिटर मार्स कहीं भी जाओ, किसी और गैलेक्सी में चले जाओ। तो बेटा समझने की कोशिश करो जो मैं बोल रहा हूँ। मतलब न्यूटन ने क्या बोला था, फोर्सेस हमेशा पेयर्स में बनेगी, एक फोर्स कभी नहीं बनेगी, और जो पेयर बनेगा उन दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी। यानी कि ये इस पे जितनी फोर्स लगा रहा है, मान लो इसने इसको 100 न्यूटन से धक्का दिया, ये भी इसको एग्जैक्ट 100 न्यूटन से ही धक्का दे रहा है। और उसी वक्त ये नहीं है इसने इसको 100 न्यूटन से धक्का दिया, इसको गुस्सा आया तो इसने रिटेलिएट किया, ऐसा नहीं होता। ये एकदम से हो जाएगा बेटा। मतलब एक्शन एंड रिएक्शन, समझते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, इसको फॉर्मुलाइज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट थी बेटा उनकी ऑफिशियल कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, राइट। तो आपको याद रखना है, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करें, इसके बाद इसको और तरीके से एक्सप्लेन किया गया। वो क्या कहता है, यू कैन नॉट टच विदाउट गेटिंग टच्ड। यानी कि मान लो, देखो मैंने सपोज मेरे साथ कोई बैठे, मैंने उनके हाथ को ऐसे टच किया, अच्छा मेरे ए ने, ये ए का हाथ है मान लो बी का, तो ए ने बी को टच किया या बी ने ए को टच किया, दोनों ने एक दूसरे को किया। अच्छा ए ने बी को पहले टच किया या बी ने ए को टच किया पहले, इक्वल दोनों टच एकदम से होगा। तो बेटा ऐसा नहीं है कि एक्शन पहले होता है रिएक्शन बाद में होता है। यस, अगर आप वो स्टेटमेंट को सही मानोगे जो मैंने जो हमने पहले ली है, तो आपको यही लगेगा एक्शन पहले आएगा रिएक्शन बाद में आएगा। तो पहली बात तो बेटा, जब हम एक्शन रिएक्शन बोलते हैं तो हम फोर्स की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स। इट इज नॉट ट्रू फॉर सर नमक डाला तो नमकीन हो गया, नमक डालना एक्शन है और खाने का नमकीन हो जाना रिएक्शन, ऐसा नहीं है बेटा, राइट। बेटा वो एंटर करोगे। सो
ट्राई टू अंडरस्टैंड जो बोल रहा हूं। तो एक्शन रिएक्शन सिर्फ फोर्सेस के लिए ही ट्रू है, राइट? फोर्सेस हमेशा दो बनेंगे, ठीक है? जैसे यू कैन नॉट गेट टच विदाउट गेटिंग टच्ड, लेकिन ये भी लोगों को समझ नहीं आया, फिर वो एक्शन रिएक्शन वाली स्टेटमेंट बनी थी। इस तरीके से चीजें डायल्यूट हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक्शन एंड रिएक्शन मींस फोर्सेस, याद रखना है बिल्कुल। ये फोर्सेस के लिए अप्लाई करना है, नमक चीनी के लिए अप्लाई नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब है, आप बोलो सर हमने चीनी डाली और चाय मीठी हो गई, एक्शन हो गया और उसका रिएक्शन, बिल्कुल भी साइंस का इससे कोई लेना देना नहीं है बेटा। प्रॉब्लम अकर्स कि जब हम साइंस में जनरल चीजें डाल देते हैं। साइंस बहुत ही ज्यादा अलग है, मेटिकुलस है, उसके लिए आपको अलग तरीके से चीजों को समझना होगा। ओके, एक्शन एंड रिएक्शन मींस फोर्सिंग। ओके, उसके बाद एक्शन एंड रिएक्शन occur on या act on two different bodies. Action and reaction always act on two different bodies. अलग-अलग bodies पे act करेगा action reaction. सर कैसे? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये प्रोटॉन है P1, इसके सामने बेटा एक और प्रोटॉन आपने रख दिया P2। बेटा आप सोचते भी जाओ साथ के साथ, किसी को कोई भी आइडिया आ रहा है प्लीज शेयर, क्योंकि दिस इज योर पर्सनैलिटी ग्रोइंग, राइट? आप साइंटिफिक टेम्परामेंट गेन कर रहे हो, वो डिस्कशन से ही आएगा। आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो आप पूछ सकते हो कि सर ऐसा है तो फिर ऐसा होना चाहिए। किसी को कुछ भी लग रहा है तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ एक ये प्रोटॉन रखा है, ये प्रोटॉन रखा है, इसने इस पे फोर्स लगाई, उसी वक्त ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, तो बेटा ये एक्शन है एंड ये रिएक्शन है। सर उल्टा भी नहीं, उल्टा भी हो सकता है, ये एक्शन है ये रिएक्शन, राइट? फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, फोर्सेस हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करती है एंड हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट रिएक्ट करती है, इसीलिए एक्शन एंड रिएक्शन कभी भी कैंसल नहीं होते। एक्शन एंड रिएक्शन कभी भी कैंसल नहीं होते, क्योंकि बेटा वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब सुनना है। थर्ड, action and reaction occur at the same time, occur at the same time। एक्शन और रिएक्शन में मतलब वो सेम टाइम पे आते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले एक्शन होगा उसकी थोड़ी देर में रिएक्शन आएगा, नहीं, सिंपल। इसको आप याद करना, इससे आई डोंट नो इट हेल्प मी अ लॉट। जब मैंने, क्योंकि मुझे बेटा जब आई स्टिल रिमेंबर जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे तो खास ये समझ नहीं आ रहा, तो मैंने कुछ सोचा अपनी तरफ से, फिर मेरे को ये लाइन कहीं से मिली, आई फॉरगॉट कहां पे, किसी बुक से मैंने पढ़ी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये है, यू कैन नॉट टच विदाउट गेटिंग टच्ड। एंड ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने टच किया, जैसे ही टच करोगे ये वाला भी इसको टच कर देगा उसी वक्त, ऐसे नहीं करना चाह रहा है, नो, टच अकर्स एट द सेम टाइम, ए एंड बी सेम टाइम पे एक दूसरे को टच करें, लाइक दिस। तो आपको याद रखना है, पहली बात, एक्शन रिएक्शन सिर्फ फोर्सेस है, राइट? कुछ और नहीं है सर। वर्क ए ने बी पे वर्क किया तो बी भी ए पे उतना ही वर्क करेगा, गलत। सर ए ने कुछ और लगा लो, ए ने बी को वेलोसिटी दी तो बी भी ए को वेलोसिटी देगा, गलत। ये सब ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ए ने बी पर 10 न्यूटन फोर्स लगाई तो बी भी 10 न्यूटन ए पे उसी वक्त ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। सर ए ने बी को एनर्जी दी, बी भी ए को एनर्जी देगा, नो, रॉन्ग। बस बेटा यही चीज है, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। सो दिस इज योर न्यूटन थर्ड लॉ, फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। अब ऑफ कोर्स स्कूल में तो आपको ही लिखना है बेटा, आपके अगर थ्योरी वाला एग्जाम, थ्योरी वाला पेपर होता है तो आपने उसमें लिखना है, यस, to every action there is equal and opposite reaction. So why don't they cancel? Because they are always occurring on two different bodies. समझना, वो कभी एक इक्वेशन के अंदर आएंगे ही नहीं, राइट? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, सुनना बेटा। अब कल हमने एक चीज डिस्कस की थी, मैंने आपको बोला
समझना बेटा ध्यान से, अगर ये चीज आपको समझ आएंगी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी पढ़ने के अंदर। सुनना ध्यान से, मैंने कल बोला था ये एक वॉल है, ये एक वॉल है बेटा, मैंने बोला इस ए बंदे ने इस वॉल को धक्का दिया, मान लो ए ने वॉल को 100 न्यूटन से पुश किया, तो वॉल भी ए को 100 न्यूटन से पुश कर रही है। तो मैंने पूछा था कि अगर वॉल ए को 100 न्यूटन से पुश कर रही है तो फिर ये बंदा चल क्यों नहीं, राइट? व्हाई इज ए नॉट मूविंग, दिस वाज माय क्वेश्चन। तो आपने बोला सर ए भी तो वॉल को 100 से पुश कर रहा है, तो वॉल भी 100 से ए को पुश कर रही है, तो वो कैंसिल होगी। लेकिन बेटा ऐसा ही नहीं होता, अगर ऐसा होगा तो कभी कोई मोशन होगा ही नहीं बेटा। तो सर फिर रीजन क्या है? रीजन ये है, अब आप ए के ऊपर फोकस करो, ए के ऊपर, वॉल को छोड़ दो बेटा, आप सुनना ध्यान से, ये ए के ऊपर वॉल ने लेफ्ट की तरफ 100 न्यूटन लगाया, तो कोई चीज है जो इसको लेफ्ट जाने से रोक रही है, वो बेटा क्या है? वो है फ्रिक्शन फोर्स। इसके पैरों में और जमीन में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स है जिसकी वजह से चल नहीं रहा। तो इसके पैरों में और जमीन में फ्रिक्शन जो है वो 100 न्यूटन आ गई, इसीलिए ये नहीं चल रहा। आप इसको स्टेट्स दिलवा दो, जैसे ही वॉल को पुश करेगा ये चलेगा। सुनना बेटा ध्यान से, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड केस में यहाँ पे क्या है, इसने वॉल पे 100 लगाया, वॉल ने इस पे 100 लगाया। अगर मान लो और इसको स्केट्स डाल दे, और किसी इज वेयरिंग स्केट्स, ऐसे, अब इसने 100 लगाया वॉल पे, तो वॉल ने इस पे फिर से 100 ही लगाना है, स्केट से कुछ नहीं होने वाला। एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा बेटा इक्वल एंड ऑपोजिट ही होने वाले हैं। अब ये चलेगा क्योंकि अब फ्रिक्शन कम हो गई, फ्रिक्शन इतनी नहीं है कि इसके मोशन को प्रिवेंट कर सके। और रादर आप ये करके देखना बेटा, आपको समझ आएगा, आपको फील भी होगा बेटा। आपको क्या करना है, घर में अपनी वॉल के साथ खड़े होना और पुश करना बहुत जोर लगा के, आपको इंस्टेंटली आपके पैरों पे प्रेशर नजर आ जाएगा, आपके पैरों में आपको कुछ फील होगा। और जोर लगाना तो एक टाइम के बाद आपके पैर स्लिप करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी फोर्स इतनी बढ़ चुकी है कि फ्रिक्शन इज नॉट एबल टू स्टॉप यू। मतलब अगर आप स्केट्स भी नहीं डालोगे तब भी आपके पैर थोड़े से स्लिप करेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स बढ़ चुकी है, फ्रिक्शन आपको रोक नहीं पा रही। तो बेटा इसका आंसर क्या था कि इसने वॉल को पुश किया 100 से, वॉल ने भी इसको पुश किया 100 से, फिर भी ये नहीं चला। अब सुनो मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ डेंजरस चीज क्या है साइंस में या टीचिंग के अंदर। डेंजरस चीज क्या है टीचिंग के अंदर बेटा? डेंजरस चीज क्या है कि गलत एक्सप्लेनेशन भी सही लगती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, अगर गलत एक्सप्लेनेशन सही नहीं लगती तो आज सारी दुनिया साइंटिस्ट बन जाती। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आप खुद थोड़ा सा एक दिन पीछे जाके सोचना, अगर मैं बोलता हूँ इसने 100 न्यूटन से वॉल को पुश किया, ओके, तो ये क्यों नहीं चल रहा? और मैं ही आंसर देता हूँ, सपोज वॉल भी तो इसको 100 से पीछे पुश कर दी, तो 100 और 100 कैंसिल हो गया बेटा। अगर मैं ये आंसर देता, आप मान जाते? यस और नो? आप मानते इसको? बेटा आवाज आ रही है? मान जाते ना? Had I given this explanation that इसने 100 लगाया, इसने भी 100 लगाया, तो कैंसिल। लेकिन वो गलत है बेटा, सही ये है, ये इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि फ्रिक्शन ने इसको रोका हुआ है। बेटा इज दिस क्लियर? बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। सर एक बात बोल, हाँ जी, यस यस, व्हाई नॉट। कल की क्या छुट्टी कर सकते हो? परसों के टेस्ट के लिए तैयारी कर लें ताकि। अरे बेटा छुट्टी, चलो देखते हैं बताता हूँ बेटा, ठीक है, तो कर लेते हैं, क्लास के बाद डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, ये क्लियर हो गया बेटा सबको? न्यूटन कर लो। यस, इज दिस क्लियर? बेटा इट विल टेक टाइम,
आपकी जो गट फीलिंग है, आपका जो इंट्यूशन है, आपको अभी भी उल्टा ही लेके जाएगा, क्योंकि बेटा हम उतना गहराई तक जाते ही नहीं चाहिए। बस साइंस में गहराई तक ही जाना है, और जो जितना गहरा चला गया उतना ही वो अच्छे से हाँ जी, गुड आफ्टरनून बेटा। जो जितना गहराई में चला गया उतना वो अच्छा चीजों को समझ पाएगा, राइट? ओके, लेट अस सी। अब मैं दिस वाज योर न्यूटन थर्ड लॉ, ये आपको याद रखना है, बाकी जब हम अप्लाई करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ आएगा। अब हमने बेटा दो फोर्सेस हैं जिनको, यस बेटा, व्हाई नॉट, आई कैन हेल्प यू आफ्टर द क्लास, यू कैन गिव मी अ कॉल, व्हाटएवर इज योर डाउट यू कैन आस्क, ठीक है? ओके, सबसे पहले जो हमने फोर्स स्टडी करनी है वो है नॉर्मल रिएक्शन। समझ आ बेटा, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? अब ये भी F = ma से ही हमें निकालना है। F क्या है बेटा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। M क्या है बेटा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। A क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब नॉर्मल रिएक्शन समझते हैं होता क्या है, देखना। ये मान लेते हैं फ्लोर है, इस फ्लोर पे एक ब्रिक रखी हुई है या बुक रखी हुई है, कुछ भी मान। अब बेटा फ्लोर के ऊपर बुक रखी हुई है, इस बुक के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है, अब ये समझते हैं। एक तो बेटा किसी भी चीज के ऊपर, अर्थ के ऊपर, जब हम अर्थ के ऊपर की बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं, तो जब एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स तो डेफिनेटली एक्ट कर रही है, वो है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि उसका वेट जिसको आप बोलते हो। पर वेट भी बहुत कुछ अलग अलग होते हैं बेटा, आप समझोगे। तो खैर एनीवेज, एक mg फोर्स जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। सुनना बेटा ध्यान से, अब अर्थ इसको पुल कर रहा है, कितनी फोर्स है बेटा? वो mg होती है। m इसका मास है बेटा। एक चीज आपको बताता हूँ, बड़ा ब्लंडर हो चुका है बेटा कई जगह पे ना। हम बोलते हैं मेरा वेट 70 kg है, तो मैं अपनी बात नहीं करूँ, मेरा वेट तो पूरा 100 kg है। मेरा वेट 100 kg है बेटा, ये कितना कितना हम कैजुअली बोल देते हैं सारी दुनिया, लेकिन ये गलत है। यानी कि सारे लोग गलत बोलते हैं, यस बेटा बिल्कुल गलत बोलते हैं। जब मैं बोलता हूँ मेरा वेट 100 kg है, वो मेरा वेट नहीं है, वो मास है। तो मेरा वेट कितना होगा? मेरा वेट बेटा 1000 न्यूटन होगा। वेट एक फोर्स होता है, आगे हम उसको एनालाइज करेंगे। अभी आपको ये बता रहा हूँ कि कितनी सारी चीजें गलत जो है वो चल रही है। तो बेटा वो आपका वेट नहीं होता, आपको याद रखना है। ओके, अर्थ इस मास को नीचे पुल कर रहा है, कितने फोर्स से? mg। m क्या है? इसका मास। मास और वेट आगे स्टडी करेंगे डिटेल में, ठीक है? अब बेटा इसके ऊपर mg फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है। अच्छा, इस mg के हिसाब से इसको एक्सेलरेट करना चाहिए जैसे, लेकिन क्या ये एक्सेलरेट कर रहा है? जैसे आप इसको मान लो, सपोज ये फ्लोर है बेटा आपका, और इस पे ये बुक या ब्रिक कुछ भी मान, ये आपका ब्रिक रखा हुआ है। अब क्या ये ब्रिक एक्सेलरेट कर रहा है बेटा? इज दिस ब्रिक एक्सेलरेटिंग? नो नो बेटा, इज इट एक्सेलरेटिंग? ये एक्सेलरेट कर रही है ब्रिक? एक्सेलरेट तो ये होता है बेटा, ये एक्सेलरेशन। नाउ इट इज एक्सेलरेटिंग बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। क्या ये ब्रिक एक्सेलरेट कर रही है? बताओ बेटा, रेस्ट पे है ये ब्रिक एक्सेलरेट नहीं कर रही बेटा। अगर ब्रिक एक्सेलरेट नहीं कर रही, यानी कि एफ नेट जो है वो 0 है, यानी कि एफ नेट जो है वो 0 होना चाहिए। तो mg तो इस mg को बेटा किसी फोर्स ने कैंसिल किया है, और किस फोर्स ने कैंसिल किया है उसको हम बोलते हैं बेटा नॉर्मल रिएक्शन n। सर ये किसने लगाया? ये फ्लोर ने लगाया बेटा। ये फ्लोर ने, सुनना बेटा ध्यान से, आया कैसे? ये एक ब्लॉक है, इसका मास m है, इस पे अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है mg। बेटा अगर ये mg बैलेंस नहीं होता तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता। जैसे देखो ये पेन, इसको मैंने छोड़ दिया। अगर mg को कोई बैलेंस करने वाला ना हो तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता है।
यानी कि बेटा उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। बेटा आप इसके अंदर देखो, इसमें क्या हो रहा है बेटा, जैसे ये रखा हुआ है, अब ये तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, अगर ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा, देखो इस इक्वेशन से आ रहा है बेटा, एक्सेलरेशन अगर 0 है इसका मतलब F0 है, F0 का मतलब बेटा नेट फोर्स 0 है, यानी कि इसके ऊपर जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका रिजल्टेंट जो है वो 0 है, यानी कि mg, और दूसरी फोर्स कौन लगा रहा है, ये जो फ्लोर है वो लगा रहा है, किस तरफ, ऊपर की तरफ। सर नीचे की तरफ क्यों नहीं लगा रहा, ओके, अगर ये इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाए फिर तो 2 हो जाएंगी फोर्सेस, फिर तो वो ऐड हो जाएंगी, तब तो इसको और भी ज्यादा एक्सेलरेट करना चाहिए, लेकिन ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा, इसका मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगी हुई है। अब बेटा न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ, F net equals to m into a, यानी कि mg minus n equals to 0, मुझे पता है एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो mg minus n equals to 0, तो इसका मतलब mg equals to n, ये होता है बेटा नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। बेटा सिर्फ नाम है, राइट, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो वो एक दूसरे को पुश करते हैं, राइट, तो सर एक जब बार फिर एक्सप्लेन कर दो। जस्ट सेकंड, जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, उसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, और वो फोर्स जो होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, जो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं is always perpendicular to the surfaces in contact, राइट। अब सुनना बेटा ध्यान से, मैं दोबारा से बताता हूँ, मैंने बोला आपको पहले तो ये समझना बेटा, F equals to m में F क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, a क्या है, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब मैंने बोला ये एक ब्लॉक जो है वो ऐसे रखा हुआ है, ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ब्लॉक इज नॉट एक्सेलरेटिंग, एक फोर्स तो मुझे पता है किसने लगाया हुआ है, अर्थ ने, नीचे की तरफ, यानी कि m। दूसरी फोर्स आपको फील होगा, आप इसको पकड़ के आपके आसपास कोई बुक है तो उसको उठा के रखो हाथ में, तो आपको फील होगा बेटा मेरा हाथ, कैन यू फील दिस, बेटा दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट फीलिंग, राइट। क्या आपको ये फील हो रहा है कि मेरा हाथ इसको ऊपर पुश कर रहा है, अगर नहीं आप बुक उठा के देखो बेटा, कोई अपनी बुक हाथ में रखो, फील हो रहा है आपका हाथ इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। आपको कहेगा सर अगर मेरा हाथ इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है तो ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि बेटा इस पे अर्थ भी नीचे फोर्स लगा रही है, तो वो दोनों बैलेंस्ड हैं। तो जैसे अर्थ ने कितनी फोर्स लगाई, mg, और इस फ्लोर ने, इसने बेटा कितनी फोर्स लगाई ऊपर, n, यानी नॉर्मल रिएक्शन। सो F net equals to 0, सर ये कैसे पता, क्योंकि मुझे पता है कि ये ब्लॉक जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो अगर ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा यानी A जो है बेटा वो 0 है, और इधर दो फोर्सेस लगी हुई है mg माइनस n इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से mg की वैल्यू मतलब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई mg मेरे पास। बेटा इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, लेट अस ये क्वेश्चन सॉल्व करते Yes, sir. हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बेटा किसी को कोई आइडिया आ रहा है पूछ सकते हो, हमने F इक्वल्स टू m में ही लगाना सीखना है अगले 1-2 दिन, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखना बेटा ध्यान से, मान लेते हैं ये ब्लॉक है 2 kg का, ये इस फ्लोर पे रखा हुआ है, a block of mass 2 kg is resting on a floor. Find the normal reaction. अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन से प्रॉब्लम है आप इसको सपोर्ट भी बोल सकते हैं, बट सपोर्ट टेक्निकल टर्म नहीं है, सपोर्ट एक जनरल वर्ड है, इसको टेक्निकली हम बोलते हैं बेटा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं 2 kg का ब्लॉक है जो एक फ्लोर पे रखा हुआ है, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। देखना बेटा ध्यान से, इस पे तो 2
2g नीचे लगा हुआ है, mg नीचे रहेगा बेटा, ऊपर लगा हुआ है नॉर्मल रिएक्शन n। उसके बाद आप इसकी इक्वेशन बनाओ, f net इक्वल्स टू n into a, बेटा 2g नीचे लगा हुआ है माइनस n ऊपर लगा हुआ है इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा। ओके, तो बेटा यहाँ से 20 इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि फ्लोर इस 2 kg पे ऊपर की तरफ 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ओके गुड। अब इसको थोड़ा सा और बेटर कर, इसको थोड़ा सा बेटर, बेटा इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो हैव बिट ऑफ पेशेंस। मैं बहुत धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे और अच्छी चीजें सीखनी। फाइन, two blocks are resting over one another as shown. Find, find इसके टर्म्स भी आपको समझने, इसको बोलते हैं फाइंड फर्स्ट पार्ट, फोर्स exerted by 2 kg on 4 kg. Second part, force exerted by 2 kg on the floor. ये क्वेश्चन है बेटा, सुनना बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 4 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का। आप अपने सामने टेबल पे अगर आप पढ़ रहे हो तो बुक्स रख लो, 1 और 2, एक के ऊपर एक बुक रख लो। अब आप समझो कि क्वेश्चन क्या है। मान लो 2 बुक्स रखी है बेटा आपके टेबल के ऊपर या जमीन के ऊपर। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है 4 kg, 4 kg 2 kg, क्वेश्चन क्या है, 2 kg जो है वो 4 kg पर कितनी फोर्स लगा रहा है। पहले तो आपको फील होनी चाहिए कि 2 kg क्या बेटा 4 kg पे फोर्स लगा रहा है। यस, अगर 2 kg 4 kg पे फोर्स नहीं लगाएगा तो 4 kg तो बेटा नीचे आ जाएगा। अर्थ तो इसको पुल कर रहा है ना, तो अगर 2 kg ने 4 kg को सपोर्ट नहीं किया तो 4 kg तो बेटा नीचे आ जाएगा। लेकिन क्या वो आ रहा है? नहीं आ रहा। अब सुनना बेटा ध्यान से, इसको बोलते हैं FBD। दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका मतलब क्या होता है, अभी आपको समझना है। पहले आप 4 kg का ब्लॉक बनाओ। अच्छा बेटा, इसके ऊपर आपको कितनी फोर्सेस फील हो रही हैं कि लग रही हैं? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस अकॉर्डिंग टू यू? आपको क्या फील हो रहा है, इस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं और वो कौन लगा रहा है? सुनना ध्यान से। सर इस पे 2 फोर्सेस लगी हैं, एक तो अर्थ लगा रही है और एक 2 kg लगा रहा है, मान लेते हैं उसको n। बेटा आपको फील हो रहा है कि 2 फोर्सेस लग रही है? यस Yes, सर। sir. कर रही है 4G और एक अर्थ इसको 4 और 2 kg 4 kg पे लगा रहा है। ये इसका सोर्स क्या है बेटा? अर्थ। और इस फोर्स का सोर्स क्या है? 2 kg। ओके, अब इसकी इक्वेशन को n1 - 4g = 0। सर क्या लगा रहे हैं आप बेटा? मैंने फिर से वही F net = na लगाया है। नेट फोर्स = माइनस। सर ये फोर्सेस माइनस क्योंकि वेक्टर्स, अगर 2 वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस होते हैं बेटा। सो n1 - 4g = 0। सो n1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 40 न्यूटन। यानी कि 2 kg 4 kg पर 40 न्यूटन फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है। बेटा इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. गुड, अब समझना ध्यान से। अब हम चलते हैं 2 kg में।
समझना बेटा ध्यान से, 2 kg की जरूरत है। अच्छा, इस 2 kg पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, आपको कितनी फील हो रही है? सर एक 4 kg की नीचे की तरफ और एक ग्रेविटेशन। नो 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 बेटा, ऐसे आंसर नहीं करना दिव्यांश। जब आपसे पूछा, मैंने पूछा कितनी फोर्सेस, आपने ये नहीं बताना कौन कौन सी, आपको कितनी फोर्सेस महसूस हो रही है, आपने मुझे बताने की कोशिश की ना कि सर ये वो आपने काउंट कर लिया, मुझे काउंट बताओ बस। हाउ मेनी फोर्सेस यू फील आर एक्टिंग ऑन दिस 2 kg, नंबर बताओ बेटा, कितनी फोर्सेस आपको लग रहा है कि इस पे एक्ट कर रही है? 2 पार्थ 4 बेटा 3 फोर्सेस बेटा, 2 kg पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रही है। सर कैसे, देखना ध्यान से, एक तो 2g जो अर्थ ने लगाया, दूसरा ग्राउंड ने लगाया नॉर्मल रिएक्शन N2, इस 2 kg को बेटा ग्राउंड पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ग्राउंड ने फोर्स लगाई N2, तीसरी जो 4 kg लगा रहा है N1। अब बेटा यहां से समझो आप, देखो यहाँ ये न्यूटन थर्ड लॉ लगा है बेटा, यहाँ ये N1 क्या है, देखो ध्यान से, ये N1 फोर्स है जो 2 kg ने 4 kg पर लगाई, और ये N1 कौन सी फोर्स है जो 4 kg ने 2 kg पर लगाई। देखो इक्वल एंड ऑपोजिट आ गए ना, ठीक है, फोर्स ऑन 4 kg बाय 2 kg, और ये क्या है बेटा, ये वाला फोर्स ऑन 2 kg बाय 4 kg, राइट। देखो अलग अलग इक्वेशन में आए हैं, यहाँ पे ये अलग आया है और यहाँ पर ये अलग आया है, तो अब बेटा इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, N1, अब दो फोर्सेस नीचे की तरफ ऐड हो रही है, N1 प्लस 2g, ये दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगी क्योंकि सेम डायरेक्शन, माइनस N2 इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू पुट कर दो बेटा, 60 माइनस N2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब N2 कितना आ गया बेटा, 60 kg, 60 न्यूटन। बेटा 10% समझ आया जो मैंने किया? Yes, sir. सो मैंने यहाँ पर भी बेटा न्यूटन्स कौन सा लॉ लगाया है, सेकंड लॉ लगाया है, F इक्वल्स टू ma वाला स्टेटमेंट, नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, तो बेटा डाउनवर्ड फोर्स कितनी होगी, N1 प्लस 2g माइनस N2 इक्वल्स टू 0, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से N2 की वैल्यू आ गई, N1 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। देखना बेटा ध्यान से, ये 2 kg फ्लोर पर कितनी फोर्स लगा रहा है, 60 न्यूटन, ये 2 kg फ्लोर पर कितनी फोर्स लगा रहा है, 60 न्यूटन। अब एक चीज और, अगर ये पूछें फ्लोर 4 kg पर कितनी फोर्स लगा रहा है, तो आंसर इज 0। बेटा इस फ्लोर का 4 kg से कोई लेना देना नहीं है, फ्लोर 2 kg पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन फ्लोर 4 kg पर फोर्स नहीं लगा रहा क्योंकि फ्लोर 4 kg के साथ कांटेक्ट में नहीं है, 4 kg पे फोर्स 2 kg लगा रहा है। बेटा इज दिस क्लियर, बेटा क्लियर हो गया? Yes, sir. बेटा इंद्रजोत, अक्षत, अमनजोत, अर्शनूर, यस सर। दिव्यांश, बेटा दिव्यांग क्लियर है, इशिता, Yes, sir. कमलप्रीत, खुशी, मृदुल, Yes, sir. पार्थ, Yes, sir. ओके। अब हम इसको बेटा, इसको देख के आपने ये नहीं आइडिया लगाना कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ही वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, बेटा नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल में भी हो सकता है, अभी हम समझेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको बेटा एफपीडी बनाना सीखना है। एफपीडी का मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। आपने एक सिस्टम होगा, उसमें दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं बेटा, 3 4 कितने भी हो सकते हैं, तो उसमें से एक ऑब्जेक्ट को आपने पकड़ना है और उसके ऊपर कितनी फोर्सेस लगी हुई है वो अप्लाई करनी है, देखनी है, ठीक है। आप सुनना चाहते हैं, लेट अस सी, जैसे कि क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन है
object is resting on a frictionless surface as shown. A force of 10 Newton acts on the object. Find the acceleration of the object. ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन आपको फाइंड करनी है बेटा, ये क्वेश्चन। इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगा, आप सुनो बेटा ध्यान से। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट किधर एक्सेलरेट करेगा? राइट, लेफ्ट, अप, डाउन? राइट। राइट एक्सेलरेट करेगा बेटा, इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर। अब इसके ऊपर 2 kg पे बेटा कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है आपके हिसाब से? इस 2 kg पर बेटा कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है? 2 फोर्सेस। नहीं बेटा, 2 नहीं, इस पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रही है। एक तो ये जो आपने अप्लाई किया, एक ये mg नीचे की तरफ, और ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन ये दोनों बेटा बैलेंस है, क्योंकि ये सिर्फ आगे की तरफ ही मूव कर रहा है, इस तरफ ही एक्सीलरेट कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था F = ma जो है बेटा वो वेक्टर लॉ है, यानी कि x एक्सिस के अलोंग आपको सिर्फ x एक्सिस वाली फोर्सेस ही लेनी है। तो इसका मोशन जो है वो x एक्सिस के अलोंग है, राइट? ये x एक्सिस मान लेते हैं, ये y, तो y एक्सिस के अलोंग तो कोई मोशन नहीं है, सिर्फ इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो F net = ma, मैं x एक्सिस की बात कर रहा हूँ और कोई फोर्स है नहीं, तो 10 = 2 × a। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 मीटर/सेकंड²। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। क्लियर है? इज इट क्लियर? 2 kg वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। बैलेंस मतलब नेट फोर्स 0 है। इसके ऊपर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लगी है। तो 10 = ma, यानी कि 5 मीटर/सेकंड²। अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। लेट अस अब देखना बेटा ध्यान से, क्वेश्चन क्या करता है। ये क्वेश्चन है, अब ध्यान से समझना। अगेन फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, हम फ्रिक्शन नहीं दे रहे, ठीक है? अगर फ्रिक्शन आ जाएगी बेटा तो क्वेश्चन जो है वो और भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? वो हम आगे स्टडी करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स and also the force exerted by 3 kg on 2 kg। ये क्वेश्चन सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात, आप ये फील कर सकते हो कि बेटा ये दोनों ब्लॉक्स राइट की तरफ एक्सेलरेट करेंगे। यस सर। ये दोनों ब्लॉक बेटा राइट की तरफ एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है? अब इसमें आप समझना बेटा, पहले हम एफबीडी बनाते हैं, 2 kg का एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी का मतलब क्या होता है? सारी फोर्सेस दिखाओ जो इस 2 kg पर एक्ट कर रही है। अच्छा, कितनी फोर्सेस आपको लगता है बेटा 2 kg पर एक्ट कर रही है? 3 फोर्सेस। 3। ओके गुड बेटा, इस पे एक तो लगा हुआ है 2g नीचे की तरफ, और एक लगा हुआ है नॉर्मल रिएक्शन, मान लेते हैं इसको n1 ऊपर की तरफ, ठीक है? लेकिन इस डायरेक्शन में हमें कंसीडर नहीं करना कुछ, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये आगे की तरफ एक्सीलरेट करेंगे। तो इस डायरेक्शन में तो बेटा इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 है। अच्छा, और कोई फोर्स? सर 3 kg। बेटा ये 3 kg इस 2 kg को आगे की तरफ पुश कर रहा है, and 3 kg
2 kg के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है बेटा। अब ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए कराया है क्योंकि आपको लगता होगा कि नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ ऐसे होगा, नहीं, नॉर्मल रिएक्शन जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में होंगे तो उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन आते हैं। वो ऐसे भी कांटेक्ट में हो सकते हैं बेटा, ऐसे भी, और एंगल पे भी हो सकते हैं। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। 3 kg 2 kg को आगे धक्का दे रहा है बेटा, फील हो रहा है ये? तो वो फोर्स को मैंने लिख दिया N2। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? ये आगे एक्सीलरेट कर रहा है तो N2 इक्वल्स टू 2 into A। इन दोनों की एक्सेलरेशन आगे की तरफ है A, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? F इक्वल्स टू M, यानी कि N2 इक्वल्स टू 2 into A। अब 3 kg पे चलते हैं हम। अच्छा, इस 3 kg पर कितनी फोर्स लगी हुई है? एक तो ये 3 4 और एक ये, वेरी गुड, 4 फोर्सेस। एक तो बेटा आपने ये लगा दिया है इधर से 10 न्यूटन, एक इसके ऊपर 2 kg भी है जो पीछे की तरफ लगा रहा है ऐसे 2 kg बेटा। 3 जब 2 को आगे धक्का देगा, 2 भी 3 पे पिछले की तरफ, पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है। आपने कभी फील किया होगा बेटा, मान लो आप किसी क्यू में खड़े हुए हो, क्यू में, और कोई पीछे से आपको धक्का देता है तो आप आगे वाले को ऐसे धक्का दोगे, लेकिन आपको भी फील होगा कि आगे वाला भी आपको पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। सो 2 kg 3 kg की तरफ इस तरफ फोर्स लगा रहा है, कितनी? N2। इसने इसको आगे की तरफ फोर्स लगाई N2, तो 2 kg ने बेटा 3 kg पे लेफ्ट की तरफ यानी कि पीछे की तरफ फोर्स लगाई N2। अब इसकी एक्सेलरेशन की तरह बेटा 3 kg की आगे की तरफ A। ओके, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 10 minus N2 equals to 3 into A। बेटा न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर आपने 10 minus N2 क्यों किया? N2 minus 10 क्यों नहीं किया? क्योंकि ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब ये वाली फोर्स इससे ज्यादा होनी चाहिए। 10 Newton should be more than N2. So 10 minus N2 equals to 3A. But N2 की वैल्यू तो आपके सामने क्या है? 2A है, इसमें पुट कर दो। 10 minus 2A equals to 3A. So 10 equals to बेटा आ गया 5A. तो A की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि इन दोनों ब्लॉक्स की जो एक्सेलरेशन होगी वो राइट की तरफ होगी, और कितनी होगी बेटा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. एक्सेलरेशन आ गया 2, अब इसमें पुट कर दो आप। N2 कितना आ गया बेटा? 4 न्यूटन। इसका मतलब अगर ये सिचुएशन आपको दी जाए, समझना बेटा, ये दोनों ब्लॉक रखे हुए हैं, आपने इसको धक्का दिया इधर से, राइट? 10 न्यूटन से फोर्स लगाई आपने, अब ये दोनों ब्लॉक आगे की तरफ ऐसे एक्सेलरेट करेंगे। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, एक मिनट पूछ लेना भाई। ये दोनों आगे की तरफ एक्सेलरेट करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सेलरेशन कितनी होगी, नंबर 1, और नंबर 2 इन दोनों के बीच में कितनी कांटेक्ट फोर्स डेवलप होगी, मतलब 2 kg को कितनी फोर्स से पुश कर रहा है। तो बेटा न्यूटन सेकंड लॉ मैंने लगाया। हाँ जी बेटा, पूछ लो पहले, फिर मैं बताता हूँ। सर ये दोनों बॉडीज कांटेक्ट में है, तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, हम इसको एक सिंगल बॉडी कंसीडर कर सकते हैं? कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं, बट इनिशियली आई वुड से कि आप ये कॉन्सेप्ट लगाओ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, तो आप इसको एक ऑब्जेक्ट मान के चलो।